किसी गांव में हुलासी और मवासी दो भाई मिलजुल कर रहते थे। दोनों भाई एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखते, बल्कि परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए हर एक परिस्थिति और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सदैव तत्पर रहते। हुलासी किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजिम था और मवासी खेतीबाड़ी संभालता था। दोनों भाइयों की एकता और समय का सदुपयोग उनकी तरक्की और कामयाबी का एक मूल मंत्र बनता जा रहा था। आवारगी और नशे पत्ते से परहेज, फालतू के अनाप शनाप खर्चों से अलगाव और मित व्ययता उन्हें दिन पर दिन तरक्की के कगार पर ले जा रहे थे। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग हुलासी राम और मवासी राम की इस तरक्की को देखकर दिन पर दिन जलन की आग में सुलगते जा रहे थे। गांव के चौधरी भज्जू का लड़का गज्जू, गट्टो मुखिया का लड़का सत्तो, काका गब्बू का लड़का डब्बू, महाशय सिल्लो का लड़का बिल्लो, आए दिन ये चार प्राणी दोनों भाइयों की बर्बादी का कोई ना कोई तरीका ढूंढने में विचार विमर्श करते रहते थे। गज्जू बोला, यार भज्जू, इस हुलासी की सरकारी नौकरी क्या लगी, इसे तो घमंड हो गया। बीच में ही बात काटते हुए सत्तो बोला, लाख टका तुम्हारी बात सही है। कल तक इसका छोटा भाई मवासी हमारी हुक्म उदूली करता फिरता था। हम कहते थे कि बैठ जा तो बैठ जाता, हम कहते कि उठ जा तो उठ जाता, मगर अब तो हुलासी ने उसे ऐसा काबू में किया है कि कभी कभार मिल भी जाए तो हेलो हाय करके ही निकल जाता है। सत्तो की बात का समर्थन करते हुए डब्बू बोला, बात तो तू ठीक कह रहा है यार सत्तो, इन दोनों भाइयों में पिछले 2-3 साल से एक अच्छा खासा बदलाव हुआ है, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। तभी सिल्लो बोला, तू 100 आना ठीक बता रहा है यार डब्बू, हुलासी के इतने पर निकल आए हैं कि वो हमें आजकल सिर्फ और सिर्फ किसी खेत की गाजर मूली समझता है। हमारा भय या रुतबा मुझे तो उसमें अब बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों, हमें इसे काबू में करने के लिए इसके पर कतरने पड़ेंगे, वरना ये दोनों भाई इतनी ऊंचाई की उड़ान उड़ जाएंगे कि फिर हम इन दोनों भाइयों को धरती पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े नजर आएंगे। डब्बू बोला, यार एक वक्त वो भी था कि ये हुलासी अपनी अम्मा नथिया के साथ हमारे घर से मट्ठा और दही मांग मांग कर ले जाते थे। ठीक कह रहे हो डब्बू भाई, मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरह गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर इनका बाप इतवारी हमारे बापू से उनके पुराने कपड़े मांग मांग कर पहनता था। गज्जू बोला, इतने ही में सत्तो बोल पड़ा, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ गज्जू भाई। बचपन में ये दोनों भाई हम सबकी उतरन पहनते थे। देख लो, हालात बदलने में देर नहीं लगती। कभी ये दोनों भाई हमारे घरों से मांग मांग कर दूध ले जाते थे। दूध की एक एक बूंद के लिए हमारे सामने गिड़गिड़ाते थे। आजकल इन दोनों भाइयों के घर में दूध की नदियां बह रही हैं। अब तो दोनों भाई ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तभी सत्तो बोला, इनके पास उन दिनों जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसे तो इनका बाप इतवारी तभी बेचकर खा गया। दोनों भाई अपनी मेहनत और समझदारी से 2-4 बीघा ज़मीन हर साल खरीद लेते हैं। हुलासी राम की सरकारी नौकरी और मवासी राम के द्वारा खेती का रख रखाव करके खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर
मुनाफा कमाना उन दोनों भाइयों को कामयाबी के शिखर पर ले जा रहा है। यार, इनकी तरक्की को कैसे रोका जाए? गज्जू बोला। कुछ देर चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। थोड़ी देर बाद सिल्लो ने दबी सी आवाज में बोला, फूट। तुरंत डब्बू बोला, पहेलियां मत बुझा यार, सिल्लो ठीक से समझा। झट से सिल्लो बोला, दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दो। फिर तरक्की के सभी दरवाजे एक के बाद एक धीरे धीरे बंद। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। वे दोनों भाई एकता की उस धारा में बह रहे हैं जो उन्हें कामयाबी के महासागर में बहा ले जा रही है। वे दोनों भाई तो आजकल इस बात पर एकदम खरे उतर रहे हैं जैसे हुलासी को दे ललकार कोई तो टकराए मवासी राम। ऐसी उनकी एकता बेशक चले जाएं चाहे प्राण। सत्तो बोला, इसके लिए हमें कोई ऐसी रणनीति अपनानी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गज्जू ने समझाते हुए कहा। डब्बू कुछ आहिस्ता से गुनगुनाने लगा। सत्तो बोला, यार थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा, आखिर तू कहना क्या चाहता है? फिर डब्बू जोर से गुनगुनाने लगा, स्त्री शरणम गच्छामि। गज्जू बोला, ये क्या श्लोक बोल रहा है डब्बू भाई? मुझे संस्कृत नहीं आती, हिंदी में समझाओ यार। डब्बू बेग से बोला, हमें अपनी अपनी पत्नियों को, हुलासी राम और मवासी राम की पत्नियों को एक दूसरे भाई के खिलाफ भड़काने के लिए तैयार करना होगा। फिर चारों ने मिलकर एक दूसरे की बात का समर्थन किया और इस कूटनीति को अपनाने में लग गए। अरे अंगूरी बहन, कैसी हो? सिल्लो की पत्नी ने हुलासी राम की पत्नी से कहा, आजकल तो तुम्हारे पति अपने छोटे भाई मवासी राम पर बड़े मेहरबान हो रहे हैं। कल परसों ही 10 बीघा जमीन लिखवाई है उनके नाम। बहन, अपने पति को समझाओ, खेती खरीदते हैं अच्छी बात है, या तो अपने नाम खरीदा करें या तुम्हारे नाम। हुलासी राम की पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनसुनी करती हुई अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद अंगूरी की मुलाकात सब्जी मंडी में डब्बू की पत्नी से हुई। देखते ही बोली, मुबारक हो अंगूरी बहन, हमने सुना है कि तुम्हारे पति हुलासी राम ने नया ट्रैक्टर खरीदा है। अरे मैं तो भूल ही गई, उस ट्रैक्टर का असली मालिक तो तुम्हारा देवर मवासी राम है। लड्डू तुम क्यों खिलाओगी? मुआ मवासी की पत्नी खिलाएगी, क्योंकि मवासी के बाद उसकी हर वस्तु जो मवासी के नाम पर है, कानूनन उस हर एक वस्तु पर उसकी पत्नी का ही अधिकार होगा। माफ़ करना बहन, मुझे अपनी खुशी मवासी राम की पत्नी के सामने जाहिर करना चाहिए। फिर वे दोनों अपने अपने घर चली गईं। शाम को जैसे ही हुलासी राम घर पहुंचा, पत्नी का उदास चेहरा देखकर बोला, अंगूरी क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? कैसे उदास हो? मगर अंगूरी तो फूलकर कुप्पा हो रही थी। अंगूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। हुलासी राम ने फिर कहा, क्या बात है अंगूरी, कुछ तो बोलो। अंगूरी गुस्सा दिखाते हुए बोली, ठीक ठीक बताओ, ट्रैक्टर किसका है? हुलासी राम बोला, हमारा है। अंगूरी बोली, किसके नाम खरीदा गया है? हुलासी राम बोला,
नाम किसी के भी हो अंगूरी, हमारा तो हमारा है। अंगूरी बोली, ड्राइवर की सीट पर बैठने वाला हर एक व्यक्ति गाड़ी का मालिक नहीं होता। गाड़ी उसी की होती है जिसके नाम खरीदी जाती है। हुलासी राम बोला, क्या मतलब? अंगूरी बोली, मतलब सीधा है कि ट्रैक्टर देवर जी के नाम, खेती देवर जी के नाम, मोटरसाइकिल देवर जी के नाम, घर मकान देवर जी के नाम, सब कुछ तो देवर जी के नाम है। फिर मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ रहने से फ़ायदा ही क्या है? मैं अपने घर जा रही हूँ। हुलासी राम बोला, अंगूरी, अम्मा बाबा की मृत्यु के उपरांत मैंने अपने भाई को अपने बच्चों की तरह पाला है। समझने की कोशिश करो, वो मेरा छोटा भाई है। तो छोटा भाई है तो क्या उसके लिए अपने बीवी बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दोगे? अंगूरी बोली। हुलासी राम फिर बोला, अंगूरी, मेरी तो सरकारी नौकरी है, मेरा भाई बेरोज़गार है, उसके भी बीवी बच्चे हैं। बड़ी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ वह हमारी खेतीबाड़ी को संभाले हुआ है। ये फिजूल की बातें छोड़ो। अंगूरी बोली, हमारी नहीं, अपनी, क्योंकि सब कुछ तो देवर जी ही के नाम है। हुलासी राम बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अंगूरी। एक संस्कारी घर के माहौल को तुम अपना तेरी वाला माहौल बनाए दे रही हो। ऐसा बोलकर हुलासी राम चला गया। अपने भाई और भाभी की सारी बातें मवासी राम सुन चुका था। अगले दिन जब हुलासी राम अपनी नौकरी पर चला गया तो मवासी राम ने अपने घर के बाहर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, घर का सारा सामान रख दिया और दूसरी तरफ कुर्सी डालकर खुद बैठ गया और अपनी पत्नी नूरी से बोला, नूरी, जाओ भाभी जी को यहाँ बुला कर लाओ। नूरी दौड़ी दौड़ी अंगूरी के पास गई और बोली, दीदी, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। जैसे ही अंगूरी पहुंची, मवासी राम बोला, भाभी जी, बंटवारा हो चुका है, चुन लो तुम्हें जो चुनना है। अंगूरी का लालच इतना बढ़ चुका था कि उसने ट्रैक्टर वाली साइड को चुना। यह दृश्य देखकर मवासी राम यह जान चुका था कि जब लालच, स्वार्थ और चतुराई के सामने रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं तो इस स्टेज पर भ्रमित इंसान को अपने भी पराये नज़र आते हैं। फिर क्या? मवासी अपनी पत्नी नूरी को लेकर सब कुछ त्याग कर अपने नए भविष्य की तलाश में निकल पड़ा।